बच्चों गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथ का पहला चैप्टर परिमेय संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो बच्चों गणना करने वाली जो संख्याएं होती हैं, जिससे हम किसी भी चीजों को हम गिनती करते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब नंबर 2 आता है पूर्ण संख्या। देखिए, जब शून्य का खोज हुआ तो शून्य का खोज होने के बाद शून्य को भी इस प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लिया गया, और जब शून्य को प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लिया गया तो शून्य के बाद 1 2 3 4 अनंत तक ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी शून्य भी एक पूर्ण संख्या है। चलिए आगे हम लोग अब आते हैं अपने नंबर 3 पर, परिमेय संख्या, जो स्पेशली क्लास 7 के लिए ये वीडियो है, और जो बच्चे कक्षा 8 में गए हैं वो भी देख सकते हैं एक बार फिर से, या जिन बच्चों को समझ में ना आया हो अब तक परिमेय संख्याओं के बारे में, वो भी जो है ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज परिमेय संख्याओं के बारे में। बहुत ही रोचक होने वाला है ये, बहुत इंटरेस्टिंग, और बहुत ही सरल तरीके से हम आपको बताएंगे ये परिमेय संख्याओं के बारे में। आपको बिल्कुल सरलता से आपको समझ में आएगी ये परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम परिमेय संख्या के बारे में बता दें आपको। P/Q के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं, जो संख्याएं लिखी जाती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q = 0 न हो, P = 0 हो सकता है। एक बार फिर से समझ लें इसको। परिमेय संख्या हम उन्हीं संख्याओं को कहेंगे जो P/Q के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में, जब आप भिन्न संख्या लिखते हैं, भिन्न की संख्या, यानी परिमेय की संख्या का मतलब होता है ये है भिन्न की संख्या। अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। शर्त क्या है कि जो आपका हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 2/5, जहां अंश 2 है और हर 5 है, इसको 2/0 कहीं लिखा हुआ हो, ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है, इसको हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। 2/0 को हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। 0/2 अगर लिखा है, ये एक परिमेय संख्या है। 0/2 एक परिमेय संख्या है, जबकि 2/0 परिमेय संख्या नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, इसी पर कुछ उदाहरण देखते हैं। ऋण 15/5, देखिए ऋण 15/5 को
यदि हम सॉल्व करते हैं तो 5 1 के 5, 5 या 15, ये ऋण 3 इसका रिजल्ट आता है। तो ये ऋण 3 क्या है? ये ऋण 3 एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। ऋण 3 एक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक। आगे देखते हैं 12/5। आप 12/5 को जब आप हल करेंगे तो ये पूर्ण रूप में नहीं आएगा, ये दशमलव में आ जाएगा, इसलिए ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। लेकिन ये भिन्न संख्या है। चलिए आगे देखते हैं हम ऋण 12/5। ऋण 12/5 को जब हम हल करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। ऐसी संख्याएं जो है न तो ये पूर्णांक है, न ही ये भिन्न संख्या है, ना ये पूर्णांक है और न ही ये भिन्न संख्या है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो पूर्णांकों के बारे में हम जान गए, और धनात्मक पूर्णांक जो धन संख्याएं होती हैं धनात्मक पूर्णांक, ऋण संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक, और शून्य जो है नहीं धनात्मक पूर्णांक होगा, न ही ऋणात्मक पूर्णांक होगा। शून्य जो है, शून्य को हम ना धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं और नहीं ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ये एक पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है? शून्य एक पूर्ण संख्या है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या है। देखिए 3/5 ये परिमेय संख्या है, p = 3। चलिए तो हम शुरू करते हैं धनात्मक परिमेय संख्या के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5, तो ये 3/5 दोनों धन पूर्णांक हैं। तो जब दोनों धन पूर्णांक हों तो ऐसी परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। यदि ऋण 3/5 हम लिखते हैं तो ऋण 3/5 इसमें p = ऋण 3 हो गया, यानी अंश जो है ऋण 3 हो गया, तो ये संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। एक चीज और हम देख लेते हैं, यदि अंश में और हर दोनों में ऋण लगा हुआ है, अंश में भी ऋण लगा हुआ है और हर में भी ऋण लगा हुआ है, तो ये संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। अब आप पूछोगे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें ऊपर भी ऋण लगा हुआ है, नीचे भी लगा हुआ है। तो देखिए जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे इसका समतुल्य परिमेय संख्या जब हम बताएंगे, उसमें जो है होता क्या है कि हम अंश और हर दोनों में समान किसी भी अंक से समान अंक से हम गुणा करते हैं, और जब गुणा करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है वो भी समान होता है, इसी के बराबर होता है। तो यदि हम ऋण 3/5 में अगर समान अंक यानी ऋण 1 से अगर हम गुणा कर देते हैं दोनों
अंश और हर दोनों में, तो हमारा रिजल्ट आता है माइनस, और माइनस का जब हम गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो 3 एकम 3 बटे ये हो जाता है 5। ऋण 5 में ऋण 1 से गुणा कर देते हैं तो आ जाता है धनात्मक संख्या। अब ये संख्या धनात्मक हो गई, इसलिए इसको हम कहेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। जबकि इन संख्याओं के साथ ये चीज लागू नहीं होगा। जब भी आप गुणा करेंगे, अगर ऋण 1 से गुणा करते हैं इसमें, तो ऊपर भी ऋणात्मक संख्या आ जाएगी और नीचे भी ऋणात्मक संख्या आ जाएगी। यदि आप इस परिमेय संख्या में गुणा करते हैं, ऋण 1 से गुणा करते हैं, तो जब ऋण 1 का गुणा करेंगे ऋण 3 में, तो यहाँ पे धन 3 आ जाएगा, और जब इसमें गुणा करेंगे ऋण से, तो नीचे ऋण 5 आ जाएगा। तो हर दशा में ये संख्या ऋणात्मक ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा सिचुएशन नहीं होता है। यहाँ पे हो जाता है जब हम ऋण 1 का गुणा करते हैं तो ये संख्या धनात्मक हो जाती है, इसलिए इसको हम कहेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। कहीं भी लगा हो, लेकिन अंश और हर दोनों में लगा होना चाहिए। यदि किसी एक तरफ लगा हो, जैसे ऊपर लिखा है 3, नीचे लिखा है ऋण 5, तो ये इस संख्या को भी हम ऋणात्मक परिमेय संख्या ही कहेंगे। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या के बारे में। अब जानते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या और धनात्मक परिमेय संख्या, ये दोनों आपको समझ में अब आ गया होगा। चलिए अब इन परिमेय संख्याओं का जो दो मुख्य गुण होता है परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का दो मुख्य गुण के बारे में हम जानेंगे। नंबर 1, सबसे पहला गुण है इसका समतुल्यता का। समतुल्यता, समतुल्यता का गुण। अब समतुल्यता क्या है बेटा, तो सम माने होता है बराबर, तुल्य माने होता है तुलना करना। तो जब हम दो परिमेय संख्याओं का तुलना करते हैं, इक्वल करते हैं, बराबरी उसका निकालते हैं, तो मतलब वो उस भिन्न का समतुल्य भिन्न है कि नहीं। और अगर आपको प्रश्न में पूछा जाता है कभी कभी कि ऋण 2/3 का कोई दो समतुल्य परिमेय संख्या लिखो, समतुल्य परिमेय संख्या लिखो। तो बच्चों, किसी भी परिमेय संख्या के आप हजारों, लाखों, अनंत समतुल्य परिमेय संख्या लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखें, ऋण 2/3 को हम अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में समान अंक का गुणा करके, जैसे हम 2 का भी गुणा कर सकते हैं, तो अंश में भी 2 का गुणा करेंगे और हर में भी 2 का गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ऋण 2 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा ऋण 4। क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक संख्या धनात्मक हो और एक संख्या ऋणात्मक हो, तो जब हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर ऋणात्मक ही होता है। तो ये आ गया ऋण 4 बटे, अब 3 में 2 का गुणा कर दिया, 3 दूना का 6 आ गया। तो ऋण 4/6 जो है इस ऋण 2/3 का समतुल्य भिन्न हो गया। तो नंबर 1 भिन्न हो गया। अब हमें एक भिन्न और ज्ञात करना है, तो फिर वैसे लिखेंगे ऋण 2/3, अब की गुणा कर देंगे हम, ऋणात्मक संख्या से भी गुणा कर सकते हैं आप, जैसे ऋण 3 का गुणा कर दिया आपने, तो नीचे भी आप ऋण 3 का गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इधर ऋणात्मक संख्या है, इधर भी ऋणात्मक संख्या है, जब दोनों का हम गुणा करेंगे तो उत्तर हमारा धन हो जाएगा, यानी 3 दूना का 6। अब ये धनात्मक संख्या हो गई। अब नीचे क्या हो जाएगा, एक संख्या ऋणात्मक है हमारी, एक संख्या हमारी धनात्मक है, जब हम इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा बेटा ऋण 9। तो ये एक तरह से हम इसको कहेंगे, ये परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या है, और ये पहला समतुल्य भिन्न हो गया इसका, और ये दूसरा हो गया, और ये इक्वल होंगी, बराबर होंगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऋण 2/3 इक्वल टू ऋण 4/6 इक्वल टू 6/9। ये सभी संख्याएं समान हैं, तो ये परिमेय संख्याओं का समतुल्यता का गुण है। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा गुण, इसको मिटा देते हैं।
तो बच्चों दूसरा गुण है इसका परिमेय संख्या का, बहुत ही ये मुख्य है, इसी पे आपका सारा सवाल अभी आपका हल होगा, पहले चैप्टर का सभी सवाल आपका हल हो जाएगा। तो परिमेय संख्या का दूसरा जो गुण है वो ये कहता है, दूसरा गुण सरलतम रूप, सरलतम रूप यानी सरलतम रूप का प्रगुण, और इसको मानक रूप भी कहते हैं, मानक रूप भी कहते हैं इसको। तो जो दूसरा गुण है परिमेय संख्या का बेटा, यह है सरलतम रूप का, यानी सरलतम रूप। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण देखिए, जैसे हमने लिख दिया 4/10, तो 4/10 एक ये परिमेय संख्या है, ये भिन्न भी इसको आप कहेंगे, और ये इसका मानक रूप नहीं है, तो इसको सरलतम रूप में लिखने को कहेगा, प्रश्न कहेगा कि 4/10 को आप सरलतम रूप में लिखिए या इस परिमेय संख्या का मानक रूप लिखिए। तो आप इसको छोटा करना है आपको, तो देखेंगे कि ऐसा टेबल लेंगे आप, ऐसा पहाड़ा लेंगे आप जिस पहाड़े में दोनों अंक हो, और उससे आप कटाएंगे। इसको कटाना आप लोग जानते ही होंगे, पिछली कक्षा में आप पढ़े ही होंगे। हम 2 का पहाड़ा लेते हैं, 2 दूना 4, 2 5 10, और भी देख लेते हैं ये कटने लायक है कि नहीं। तो अब कोई भी टेबल से नहीं कटेगा ये, तो इसको हम लिख देते हैं 2/5। तो ये 2/5 की संख्या है, यही इसका मानक रूप कहलाएगा, यही इसका सरलतम रूप होगा। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ हो 10 और 25 लिखा हुआ हो, तो इसको भी अगर हमें सरलतम रूप में लिखना हो तो हम वही काम करेंगे कि ऐसा कोई टेबल लेंगे, ऐसा कोई पहाड़ा लेंगे। अगर इस तरह से आपको समझ में ना आता हो कटाना, सरलतम रूप में ना करना आता हो, तो एक और तरीका है इसका, अंश और हर, अंश और हर दोनों का हम मसा पे निकाल लेते हैं, मसप, महत्तम समापवर्तक। आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, बड़ी संख्या 25 में डिवाइड करेंगे 10 से, 10 दूना 20 आया 5, 5 से फिर 10 यहाँ पे लिखेंगे, 5 दूना 10, ये कट गया, तो जो अंतिम कटाता है अर्थात ये 5 जो है मसा पे हो गया, यानी 5 जो है आप टेबल आप ले सकते हैं और आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप इसका मसा पे निकाल लेंगे तो आपको पहाड़े खोजने की जरूरत नहीं है। अब आप 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 दूना 10, 5 5 25, इसमें ये ऋण लग जाएगा क्योंकि संख्या ऋणात्मक है, तो आपका उत्तर हो गया ऋण 2/5। अब ये ऋण 2/5 जो है ये कहलाएगा आपका इस परिमेय संख्या का मानक रूप, सरलतम रूप, आप चाहे इसको जो भी कह सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब आप समझ गए होंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। अब हम सीधे आपके पाठ्यक्रम के सवाल पर आते हैं। आप पुस्तक खोल लेंगे, पहला पाठ का पहला प्रश्न है आपका, पहला सवाल है कि निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। निम्न पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। ऋण 7 आपका दिया हुआ है, तो एक केवल बताऊंगा, एक उदाहरण, एक आपको इसमें का इस प्रश्नावली का पहला सवाल है कि निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। तो यहाँ पे आपका पूर्ण संख्या दिया हुआ है ऋण 7, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा भिन्न की संख्या बनानी है, यानी परिमेय संख्या लिखना है, p/q के रूप में लिखना
लिखना है, क्योंकि पी आपको मालूम है नहीं साहब दिख रहा है आपको, और हर आपको 1 लिख देना। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऋण 7 के बट्टे में आपको 1 लिख देना है, ये आपका आंसर हो गया। यानी परिमेय संख्या आपको बनानी है इस पूर्ण संख्या से, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या ये, इस ऋणात्मक पूर्णांक संख्या से आपको परिमेय संख्या बनाना था। आपने उसके बट्टे 1 लिख दिया, और हर आपको 1 लिखना था, 1 धनात्मक है 1 लिखना है, आपने ऋण 7 के बट्टे में 1 लिख दिया, आपका जो आंसर हो गया। यानी पहला सवाल आपका हो गया। चलिए आपका दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि ऋण 4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है क का सवाल दिया, जिसका अंश हो 8। तो देखिए बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही रोचक है, बहुत मजा आने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना हमारा सवाल कह क्या रहा है। हमारा सवाल कह रहा है कि ऋण 4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है 8, यानी अंश 8 होना चाहिए। तो इसमें वही आप ले आएंगे समतुल्यता का गुण, इस परिमेय संख्या में समतुल्यता का गुण प्रदर्शित हो रहा है। हमें लिखना है ऋण 4/5 इक्वल टू, चूंकि परिमेय संख्या बराबर होनी चाहिए, समतुल्य होना चाहिए, कम अधिक नहीं होना चाहिए। और अंश बेटा ऊपर रहता है कि नीचे, तो ऊपर रहता है, हम लोग जानते हैं। तो हमें ऊपर 8 लिख देना है। इसलिए लिख देना है कि हमें इस परिमेय संख्या को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका अंश 8 होना चाहिए। तो हम पहले ही 8 लिख दिए अंश की तरफ। अब हमें हर की तरफ लिखना है कि हर में हम क्या लिख दें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा इस परिमेय संख्या में अंश है क्या। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा अंश ऋण 4 है, और यहाँ पर अंश हमारा 8 हो गया। इसका मतलब ये 8 आया कहां से, इसके बारे में हमें ध्यान देना है। तो हम ऐसा क्या करते हैं कि हमारा यहाँ पे 4 में हम ऐसा क्या करेंगे कि 8 आ जाए। तो बच्चों 4 में जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। 4 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो देखिए, और 8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा ऋण 4 लिखा हुआ है। तो ऋण 4 में हम किससे गुणा करेंगे कि हमारा 8 आ जाए, तो हमें ऋण 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों संख्या ऋणात्मक होगी, और जब हम उसका गुणा करेंगे तभी हमारा उत्तर धनात्मक होगा। तो चलिए हम दोनों में, यानी अंश और हर दोनों में ऋण 2 का गुणा करते हैं। तो जब ऋण 2 का गुणा करते हैं दोनों संख्याओं में जब हम गुणा कर देते हैं ऋण 2 से, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ऋण गुणे ऋण इक्वल टू धन हो गया। तो 4 दूना का 8 हो गया। अब इसमें हम गुणा कर देते हैं 5 दूना का 10, तो ये ऋण 10 हो जाएगा। तो हमारा ये उत्तर हो गया। ऋण 4/5 को हम ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए जिसका अंश है 8/10, यानी ऋण 4/5 इक्वल टू 8/10। इस ऋण 10 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऋण 4/5 इक्वल टू ऋण 8/10। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको मैं पहले बता चुका हूं आपको कि ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि ऋण का जब हम 1 का गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, अंश और हर दोनों में, जब हम 1 का गुणा कर देंगे तो ये संख्याएं ऋण धन, आप समझ गए होंगे। आप सवाल नंबर 2 हो गया। अब हम देखते हैं कुछ सवाल जो आपको जो है फंसने लायक हो, उसको हम बता देते हैं, बाकी आप घर पे करेंगे। और जो न समझ में आएगा सवाल उसको आप नीचे कमेंट करेंगे, जो है हम उसको बताने का प्रयास करेंगे आपको। तो चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। इसका तीसरा आप बना लेंगे अपने से। ऋण 5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर होना चाहिए 7।
तो चलिए एक सवाल हम और बता देते हैं आपको, तीसरा सवाल हम बता देते हैं। तीसरा सवाल ये कह रहा है कि ऋण 5/7 को ऐसा परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर होना चाहिए 7। तो ठीक वैसे जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, हर 7 होना चाहिए। तो हम पहले लिख लेंगे हर 7। तो हर 7 लिखने के बाद अब इस हर से हम तुलना करेंगे। हम देखेंगे कि ऐसा ऋण 7 में हम ऐसा क्या कर दें कि हमारा यहाँ पे धन 7 हो जाए। तो जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे कि हम इसमें ऋण 1 का गुणा कर देंगे तो इधर 7 आ जाएगा। फिर जब हम इधर ऋण का गुणा करेंगे तो हमें अंश में भी गुणा करना पड़ेगा ऋण 1 का, तो इधर जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 5। क्योंकि ऋण का गुणा होगा तो ये हो जाएगा धन संख्या। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से सारे सवाल आप तीसरा का भी लगा लेंगे, चौथा भी लगा लेंगे, मैं समझता हूं। और पांचवा थोड़ा सा देखेंगे। पांचवा सवाल ये कहता है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। कह रहा है कि अंश जो है लिखा हुआ है ऋण 7/13। आप अपने बुक के माध्यम से देख लीजिएगा। हम वीडियो थोड़ा जल्दी बना रहा हूं क्योंकि समय का अभाव है, और प्रश्न आप जो है अपने बुक से देख लीजिएगा। पांचवा सवाल कहता है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा अंश जो है ऋणात्मक है, हमें धन बनाना है इसको, और मान में कोई अंतर ना आवे ये भी ध्यान में रखना है। तो हमें धन बनाना है। तो ये धन कैसे बनेगा? क्योंकि जब हम इसका गुणा ऋण 1 से कर देंगे तो ये हमारा अंश जो है धन बन जाएगा। तो जब हम अंश में गुणा करेंगे तो हमें ऋण 1 का गुणा हर में भी करना होगा। तो जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 7/, अब यहां धनात्मक संख्या है तो धन का गुणा जब ऋण में होगा तो ये आ जाएगा ऋण 13। ये हमारा आंसर हो गया। ये पांचवा सवाल हो गया। इसी तरह से आप छठवां में आपको धनात्मक बनाना है, ये भी आप बना लेंगे। और निम्नांकित संख्या में ये 7वां सवाल आप थोड़ा सा देख लीजिए। 7वां सवाल ये कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक हैं। तो देखिए इसमें जो है कई परिमेय संख्या दी गई हैं, जैसे ऋण 7/ आपका दिया हुआ है 11, एक परिमेय संख्या दी है ऋण 6/ ऋण 13, और एक परिमेय संख्या दी है 8/ ऋण 35, और एक संख्या दिया हुआ है ऋण 21/ ऋण 23। आपको बताना है कि इन परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं और कौन कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस अंश और हर किसी एक में अंश और हर, अंश इसका क्या है ऋण 7 है, हर क्या है 11 है, किसी एक में, दोनों में नहीं। बच्चों एक ही चीज आप ध्यान रख लें, आप हमेशा जो है ध्यान में रख लेंगे अगर एक चीज, तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सी संख्या धनात्मक परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो हम क्या देखते हैं इसमें, अंश में केवल ऋण लगा हुआ है, हर में नहीं लगा हुआ है, तो ये संख्या ऋणात्मक हो गई। हम यहाँ क्या देखते हैं, अंश में भी लगा हुआ है ऋण, हर में भी लगा हुआ है, ये संख्या धनात्मक परिमेय संख्या हो गई। इसमें क्या देखते हैं, अंश में नहीं लगा है लेकिन हर में लगा है, यानी कहीं एक में लगा है, केवल एक में। अगर दोनों में लगा है तो वो पूर्णांक संख्या वो जो है धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गई। ये दोनों में लगा है, अंश और हर दोनों में लगा है, तो ये जो है धनात्मक परिमेय संख्या हो गई। बिल्कुल आसान है इसका तरीका, आप बड़े ही आराम से आप इसको बता सकते हैं। केवल एक सवाल और बताऊंगा और वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। 9वां सवाल, 8वां आप अपने से सरलता में बनाना है बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। केवल 9वां सवाल एक है, उसको मैं आपको बता देता हूं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में जो रिक्त स्थान को भरना है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर। ऋण 3/4 बराबर आपका दिया है ब्लैंक्स खाली स्थान, और खाली स्थान बट्टे में दिया हुआ है ऋण 20 और बराबर, यानी सभी समतुल्य का गुण इसमें आएगा बराबर। फिर खाली स्थान है ऊपर और नीचे दिया हुआ है 28। आपको खाली स्थान में भरना है। खाली स्थान क्या भरेंगे, जब हम आपको ऊपर भी बता रहे थे समतुल्यता में बहुत ही इजी है, आप बिल्कुल आसानी से इसको आप जान सकते हो। हमें
देखना क्या है कि यहाँ पे हमारा हर है और यहाँ पर भी हर है और यहाँ पर भी हर है। हर जो है हम देख रहे हैं कि हमको दिया हुआ है, अंश जो है यहाँ पे दिया हुआ है, अंश ये खाली है, अंश ये खाली है। इस हर और इस हर में हम तुलना करते हैं। हम ये देखते हैं कि 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऋण 20 क्यों आया, कैसे यहाँ पे ऋण 20 आ गया। हमको जब हम ये जान लेंगे कि यहाँ पे ऋण 20 कैसे आया तो हम ये संख्या बड़े आसानी से लिख सकते हैं। देखिए 4 में हम ऐसा क्या करेंगे, कितने संख्या से गुणा करेंगे या भाग करेंगे कि हमारा ऋण 20 आए। तो ऋण 5 का, जब हम ऋण 5 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे ऋण 20 आ जाएगा। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमें इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, अंश में भी। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस ऋण 5 का गुणा हमें अंश में कर लेना है, यानी ऋण 3 का गुणा कर देना है। तो गुणा जब आप करोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15 आ जाएगा। लेकिन जब ऋण ऋण का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, धन हो जाता है, और धन को हम लिखते नहीं है। तो बस सीधा सीधा हम लिख देंगे यहाँ पे 15 यानी 15। अब ये आपका उत्तर हो गया। अब यहाँ भी आपको भरना है, ठीक वही काम करेंगे आप। 4 का तुलना 28 से करेंगे, यहाँ पे ऋण नहीं लिखा हुआ है तो 4 का गुणा आप किसमें करोगे कि 28 है, 7 में करोगे। 7 चौका 28 आ गया, यानी आपको क्या करना है, 7 का गुणा इसके अंश में कर देना है। तो जब हम 7 का गुणा अंश में करेंगे तो 7 तरीके 21 यानी ऋण 21 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका सवाल हल हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब जो है आपको 10वां सवाल है कि समतुल्य 3-3 परिमेय संख्या लिखें। हमने अभी आपको ऊपर ही बता दिया था कि किसी भी परिमेय संख्या की 3-3 चाहे हजारों परिमेय संख्या लिखना हो तो आप लिखते चले जाओगे, गुणा करते चले जाओ, कभी 2 से, कभी 3 से, कभी ऋण 1 से, कभी ऋण 2 से, अंश और हर दोनों में गुणा करते चले जाओगे और आपका अनंत परिमेय संख्याएं आपको मिल जाएंगी। तो बच्चों अब ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। आपको पहला अभ्यास मैंने आपको पढ़ा दिया, और आप जो है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो ना समझ में आए नीचे कमेंट में बताएं। हम अगली वीडियो में आपको वो प्रयास करेंगे कि वो आपकी समस्या दूर हो जाए। तो बच्चों अब ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं।